हेलो गाइस। तो जैसा कि आप लोगों को याद होगा, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट कंप्लीट कर लिया था। तो आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर की वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरीज, वो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हमें क्या बताती है, इसके क्या फ़ायदे हैं। एक तो मेन फ़ायदा जो अभी हम पढ़ेंगे आगे, कि हम लोगों ने जब वीबीटी की इन्विटेशंस पढ़ रहे थे तब पढ़ा था कि जो हमारा O2 है वो वीबीटी के अकॉर्डिंग डायमैग्नेटिक है, बट जब हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ते हैं तब हमें पता चलता है कि जो O2 है वो पैरामैग्नेटिक है। तो ये वाला कंसेप्ट हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एक्सप्लेन करेगी, ठीक है। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में बेसिकली हमें पढ़ना क्या है, जैसा कि आप लोगों को पता है कि एटम्स हैं, लेट्स से जैसे ये तक मॉलिक्यूल है ना। अब मान लो कोई भी एटम है O, ठीक है। अब इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कहाँ रहते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स के अंदर। जैसे अगर मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूँ, क्या है 1s2 2s2 2p4, ठीक है। अब जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है वो इन एटॉमिक ऑर्बिटल्स के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन जब मॉलिक्यूल बनता है, जब दो एटम्स कंबाइन करते हैं, तब जो उनकी एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं वो भी आपस में कंबाइन करती हैं और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाती हैं, ठीक है। जैसे एटम्स कंबाइन करके मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, वैसे ही जो एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स में रहते हैं, वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स भी आपस में कंबाइन कर कर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाती हैं, ठीक है। और जो मॉलिक्यूल है उसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के अंदर पाए जाते हैं रेदर देन एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो अभी हमें इसी के बारे में स्टडी करना है हमारी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में। तो चलिए अब हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के कुछ पोस्टुलेट स्टार्ट करते हैं। चलिए रेडी हो जाइए। तो गाइस चलिए अब हम लोग देखते हैं हमारी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का पहला पोस्टुलेट। पहला पोस्टुलेट वही है जो मैंने जस्ट अभी आप लोगों को बताया, जो कह रहा है द इलेक्ट्रॉन्स इन मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन वेरियस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स एज इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एटम्स आर प्रेजेंट इन वेरियस एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ठीक है। ठीक है, बहुत सिंपल है। जैसे अगर मान लो आपका कोई भी मॉलिक्यूल है, लेट्स से H2 ही है। अब उसके पास H2 है, उसके अंदर दो हाइड्रोजन के एटम्स होंगे और हाइड्रोजन के अंदर इलेक्ट्रॉन कहाँ पाया जाता है, 1s के अंदर, जो उसके एटॉमिक ऑर्बिटल है। तो लेट्स से एक 1s एटॉमिक ऑर्बिटल है, मैं उसे ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ, एक हाइड्रोजन की, और एक दूसरे हाइड्रोजन की एटॉमिक ऑर्बिटल है 1s, उसको मैं ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ। तो ये दोनों की दोनों जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं वो आपस में कंबाइन होकर दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बना देती हैं, ठीक है। अगर मान लो जैसे दोनों के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन है, अब H2 के अंदर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, दो, तो दो इलेक्ट्रॉन ऐसे फिल हो जाएंगे, ठीक है। इस एटॉमिक इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को हम बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसको बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। इसको सिग्मा स्टार से हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बारे में हम अभी आगे पढ़ेंगे, अभी के लिए इतना देख लीजिए कि दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, उन्होंने कंबाइन किया और बनाया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ठीक है। और जो हमारा O2 मॉलिक्यूल, जो हमारा H2 का मॉलिक्यूल है, उसके अंदर देखो, अगर एक हाइड्रोजन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन था तो दो हाइड्रोजन के अंदर दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो जो उसके इलेक्ट्रॉन है वो हम फिल करेंगे हमारी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के अंदर, ठीक है। ये हमारा ये वाला पॉइंट बता रहा है, ठीक है, कि द इलेक्ट्रॉन्स इन मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स एज इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एटम्स आर प्रेजेंट इन एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ठीक है। बस वेरी सिंपल, कि जो सी दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं वो कंबाइन होंगी और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाएंगी, ठीक है। और उन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के अंदर जो हमारा मॉलिक्यूल है उसके इलेक्ट्रॉन्स हम फिल करेंगे, ठीक है। वेरी सिंपल, होप सो आप लोगों को समझ आ गया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले पोस्टुलेट पर। गाइस चलिए अब हम लोग देखते हैं हमारा सेकंड पोस्टुलेट। सेकंड पोस्टुलेट क्या कहता है, द एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ कंपेरेबल एनर्जीज एंड प्रॉपर सिमेट्री कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करती हैं और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाती हैं, ठीक है। अब उसी की मैंने बात कर रखी है कंपेरेबल एनर्जीज। जैसे कि अगर मैं अभी हम लोगों ने H2 का केस देखा, उसमें 1s और 1s दोनों की थी जिन्होंने कंबाइन किया और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाई। अगर मान लो मैं 1s लेता हूँ एक एटॉमिक ऑर्बिटल और एक लेता हूँ 2s, तो ये कंबाइन नहीं करेंगी और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नहीं बनाएंगी। अगर बट मैं लेता हूँ अगर 1s और 1s, ये दोनों कंबाइन करेंगी और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाएंगी, ठीक है।
तो ये वाला पॉइंट ध्यान रखिएगा, ठीक। क्योंकि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो सा हमारा 2s है उसकी एनर्जी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू 1s, और हमारा ये वाला पोस्टुलेट यही बता रहा है कि कंपेरेबल एनर्जीज के एटॉमिक ऑर्बिटल्स ही कंबाइन करेंगी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाने के लिए, ठीक है। और होप सो आप लोगों को ये वाली बात अच्छे समझ आ गई होगी। और इसी पॉइंट में एक बात और वर्ड और लिखी है मैंने कि प्रॉपर सिमेट्री, ये बात और है कि प्रॉपर सिमेट्री होनी चाहिए। जैसे कि अगर मान लो हमारा जो सा p है, p सबशेल, उसके अंदर 3 ऑर्बिटल्स होती हैं, ठीक है, px py pz। लेट्स से जो सी हमारी pz ऑर्बिटल है वो इस प्लेन में लाई कर दी है, और जो हमारी px ऑर्बिटल है वो इस प्लेन में, ठीक है। अब आप लोग देख सकते हैं कि इन दोनों की सिमेट्री मैच नहीं हो रही है, ठीक है, pz और px की, ठीक है। तो ये दोनों आपस में कंबाइन नहीं करेंगे और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नहीं बनाएंगे, ठीक है। रेदर देन अगर मान लो मैं pz और pz एटॉमिक ऑर्बिटल लेता हूँ, ये आपस में कंबाइन करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बना लेंगे, ठीक है। तो याद रखिए कि सिमेट्री प्रॉपर होनी चाहिए और एनर्जीज कंपेरेबल होनी चाहिए एटॉमिक ऑर्बिटल्स की टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो होप सो आप लोगों को ये वाला पॉइंट समझ आ गया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे अगले पोस्टुलेट पर। तो गाइस चलिए अब हम लोग देखते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में हमारा थर्ड पोस्टुलेट, जो क्या कहता है, एन इलेक्ट्रॉन इन एटॉमिक ऑर्बिटल इज इन्फ्लुएंस्ड बाय वन न्यूक्लियस बट इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय 2 or more न्यूक्लियाई। वेरी सिंपल, जैसे कि आप लोग हाइड्रोजन का केस लो, ठीक है, उसके पास क्या है, एक 1s ऑर्बिटल है, उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है और बीच में एक न्यूक्लियस, ठीक है। जैसे मान लो मैं न्यूक्लियस को प्लस से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और उसके अराउंड एक इलेक्ट्रॉन ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। अगर मान लो H2 मॉलिक्यूल बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, तो होगा क्या, 2 एटॉमिक न्यूक्लियाई आपस में कंबाइन करेंगे, ठीक है, और एक मॉलिक्यूल बनाएंगे, ठीक है। अब यहां पर देखिए 2 न्यूक्लियस हैं, ठीक है, यही बात ये पॉइंट बता रहा है। इसलिए हम कह देते हैं कि जो सी हमारी एटॉमिक ऑर्बिटल है वो मोनोसेंट्रिक है, और जो हमारी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो पॉलीसेंट्रिक है। तो होप सो आप लोगों को ये वाला पॉइंट भी अच्छे समझ आ गया होगा, तो इतना नोट कर लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। तो गाइस चलिए अब हम लोग चलते हैं हमारे फोर्थ पोस्टुलेट पर। ये क्या कहता है, देखिए इतना बड़ा पॉइंट, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स। वेरी सिंपल पॉइंट। देखिए जैसे अभी हम लोगों ने केस पढ़ा था हाइड्रोजन का, 1s, ठीक है, दोनों कंबाइन हुई और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाई, ठीक है। अब आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 हाइड्रोजन्स थे और दोनों के एक एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है। अब 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो 1s थी उन्होंने कंबाइन किया और कितनी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाई, 2, ठीक है। और वो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कौन सी हैं, एक को हम बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और दूसरी को बोलते हैं हम एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। ऐसे हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन्स फिल किए थे, ठीक है। और यही हमारा पॉइंट बोल रहा है पूरा कि when 2 atomic orbitals combine, 2 molecular orbitals are formed, one is called bonding molecular orbital while other is called anti bonding molecular orbital। यही बात जो मैंने आप लोगों को बताई कि H2 के केस में 2 ही हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होंगे और हमारी 2 ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगी, और एक को हम बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एक को हम बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और जो सी हमारी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होती है वो उसकी एनर्जी कम होती है एज कम्पेयर टू एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। ये एनर्जी वाइज लिखे हुए हैं, ठीक है, कि ऊपर जाते हैं एनर्जी बढ़ती है, ठीक है। ऐसे ही हम हमारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो होप सो आप लोगों को ये वाला पॉइंट समझ आ गया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बस मेन पॉइंट यही है इसमें कि जो सा हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कितनी बनेगी जितनी हमारी एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होंगी, ठीक है।
अगर मान लो कभी 3 एटॉमिक ऑर्बिटल्स एक साइड से आनी है और 3 एटॉमिक ऑर्बिटल दूसरी साइड से, तो हमारी 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगी, ठीक है। तो बेसिकली ये पॉइंट यही कह रहा है। तो चलिए इतना नोट कर लीजिए, अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। तो गाइस चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। तो हमारा फिफ्थ पोस्टुलेट क्या कह रहा है, जो मैंने आप लोगों को अभी बताया, तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैज लोअर एनर्जी एंड हेंस ग्रेटर स्टेबिलिटी देन कोरस्पॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। वही वाली बात है कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल देखो ये नीचे लाई कर रहा है और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऊपर लाई कर रहा है, कि इसका मतलब एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसकी एनर्जी ज्यादा है, ठीक है। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि अगर एनर्जी ज्यादा तो स्टेबिलिटी कम, तो जो सा हमारा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। तो होप सो आप लोगों को ये वाला पॉइंट समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं अब हम लोग हमारे 6th पॉइंट, जो अगला पॉइंट लिखा हुआ है यहाँ पे, जस्ट एज इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अराउंड ए न्यूक्लियस इन एन एटम is given by atomic orbital, the electron probability distribution around a group of nuclei in a molecule is given by MO यानी कि यहाँ पर molecular orbital, ठीक है। देखिए वेरी सिंपल है कि अगर मान लो हमारा एक एटम है, उसके अराउंड एक ही न्यूक्लियस है, उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन का प्रोबेबिलिटी हमें एटॉमिक ऑर्बिटल से पता चलता है। और अगर जैसे हमारा कोई भी मॉलिक्यूल है, अब वहाँ वो होता है पॉलीसेंट्रिक और उसमें होता है ग्रुप ऑफ न्यूक्लियाई, ठीक है। उसके अराउंड अगर हमें इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करना है, वो हमें पता चलेगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स से, ठीक है। तो सेम है, जैसे हम एटम का केस करते हैं वैसे ही हमारा मॉलिक्यूल का केस होता है। एटम में हम लोग एटॉमिक ऑर्बिटल्स यूज करते हैं, मॉलिक्यूल के अंदर हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स यूज करते हैं। और हमारी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कैसे बनती हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स के कॉम्बिनेशन से। और एटॉमिक ऑर्बिटल जो सेम एनर्जी की होती हैं, प्रॉपर सिमेट्री होती है, वो कंबाइन करती हैं और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाती हैं, ठीक है। और जैसे आप लोगों को पता है कि हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स के अंदर हम लोग इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं, ठीक है। ऐसे ही हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के अंदर भी इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। और हम एटॉमिक ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करते हैं, ऑफो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, कि सबसे पहले लोएस्ट एनर्जी, फिर ज़्यादा है, फिर उससे थोड़ी ज़्यादा एनर्जी, फिर ज़्यादा एनर्जी, ठीक है। ऐसे इस ऑर्डर में हम लोग एटॉमिक ऑर्बिटल्स फिल करते हैं, ठीक है। और उसी वे में हम लोगों को मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स भी फिल करनी है ऑफो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ही, ठीक है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, इसकी एनर्जी कम है, तो मैंने पहले ये वाली फिल करी, ठीक है। और उसके बाद जब अगर कोई थर्ड इलेक्ट्रॉन आएगा तब मैं एंटी बॉन्डिंग यहाँ पर जाऊँगा इलेक्ट्रॉन फिल करने, ठीक है। और यही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स एटॉमिक ऑर्बिटल्स की तरह पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, हंड्स रूल सब कुछ फॉलो करती हैं, ठीक है। ये सब आप लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ा होगा। तो होप सो आप लोगों को ये सारे के सारे पॉइंट समझ आ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं। तो गाइस चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं हमारी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में। जैसा कि आप लोगों ने वीबीटी के अंदर कंसेप्ट पढ़ा होगा सिग्मा और पाई बॉन्ड का, वही बात कर रहा हूँ एक बार, कि जो सी हमारी एस ऑर्बिटल्स हैं वो कंबाइन करती हैं टू फॉर्म सिग्मा बॉन्ड, लेकिन जो हमारी पी ऑर्बिटल्स हैं वो कंबाइन करती हैं, वो सिग्मा बॉन्ड भी बना सकती हैं और पाई बॉन्ड भी बना सकती हैं, ठीक है। जैसे अगर मान लो अभी हम लोगों ने देखा कि एस की एक ऑर्बिटल और एस की दूसरी ऑर्बिटल, ठीक है, इनके अंदर जाती है हेड ऑन ओवरलैपिंग, जिसकी वजह से बनता है सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। ये सब आप लोगों ने वीबीटी में बहुत अच्छे से पढ़ा, ठीक है। तो अगर मान लो एक 1s एटॉमिक ऑर्बिटल और एक दूसरी 1s एटॉमिक ऑर्बिटल जब कंबाइन होगी तो हमारी बनती है दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ठीक है। एक होती है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एक होती है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। तो इस बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो नीचे है उसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ सिग्मा से और इसको सिग्मा स्टार से, ठीक है। जैसे 1 किया तो इसको सिग्मा 1s, इसको सिग्मा स्टार 1s, ठीक है। तो होप सो आप लोगों को ये वाली बात समझ आई होगी। अब जो हमारे पी ऑर्बिटल्स हैं, अब वो चाहें तो लेट्स से वो ऐसे हेड ऑन ओवरलैप भी कर सकती हैं। लेट्स से कि इस एक्सिस को मैं एक्स मान रहा हूँ, तो px और px ये दोनों जो हमारी एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं ये कंबाइन कर रही हैं, ठीक है। और कंबाइन करने के बाद ये बनानी है हमारी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो यहाँ पर बनेगी, यहाँ पर अब इनके बीच में भी सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, तो इनकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कैसे दिखेंगी कि एक सिग्मा 2px, एक सिग्मा स्टार 2px, ठीक है। अभी जो स्टार हम यूज कर रहे हैं ये रिप्रेजेंट कर रहा है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ये ओनली सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसकी एनर्जी कम है एज कंपेयर टू एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। अब अगर मान लो जैसे मैं
pz ले लेता हूँ, लेट्स से कि वो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग लाइन नहीं कर दी, ठीक है। तो यहाँ पर होती है लेटरल ओवरलैपिंग और बनता है पाई बॉन्ड, ठीक है। तो ऐसी एटॉमिक ऑर्बिटल्स जब कंबाइन करती हैं तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स तो बनती हैं, ठीक है, और बनता है इसमें सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। तो इसमें जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसको हम लिखेंगे पाई 2pz और इसको लिखेंगे हम पाई स्टार 2pz, ठीक है। जैसे जब सिग्मा बॉन्ड बन रहा था तो हम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को सिग्मा से रिप्रेजेंट करते थे और एंटी बॉन्डिंग को सिग्मा स्टार से। अगर पाई बॉन्ड बनेगा तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को पाई से और एंटी बॉन्डिंग को पाई स्टार से, ठीक है। तो होप सो आप लोगों को ये वाली बात समझ आ गई होगी अच्छे से, इतना नोट कर लीजिए। अब हम आगे चलते हैं और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम को समझते हैं। तो गाइस चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान से सुनना, ठीक है। इसमें हम लोग दो केसेस पढ़ेंगे। सबसे पहला केस, जब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब पूरे के पूरे मॉलिक्यूल में, जैसे अगर हाइड्रोजन है उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है लेकिन H2 मॉलिक्यूल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो हम 2 इलेक्ट्रॉन से काउंट करेंगे। तो बेसिकली जब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेट्स से मैं उसको एक बार n से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, उनकी वैल्यू लेस देन या फिर इक्वल टू 14 है किसी भी मॉलिक्यूल में, ठीक है। जैसे अगर मान लो आप N2 का केस लेते हो, अब एक नाइट्रोजन के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 2 नाइट्रोजन के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब ये वैल्यू लेस देन या इक्वल टू 14 ही है, तो उसके लिए हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऐसा बनाएंगे। देखिए कुछ ऐसा दिखेगा कि अब मान लो हमारे एक एटम है, उसके अंदर काफी सारी एटॉमिक ऑर्बिटल्स होती हैं, 1s 2s 2p, ऐसे चलता है काम। तो ये इन्हीं बनाते हैं कि अगर लेट्स से मैं 1s ऑर्बिटल है, इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। ये एक 1s ऑर्बिटल और एक ही दूसरी 1s ऑर्बिटल दूसरे एटम की, इन दोनों ने कंबाइन किया और 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स बना ली, ठीक है। एक सेकंड, ठीक है। कैसे लिखते हैं ये मैं आपको जस्ट अभी बताता हूँ कि ये सिग्मा 1s और ये सिग्मा स्टार 1s, ठीक है। अब बनाते हैं हम लोग अगली मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ठीक है। 1s के बाद कौन सी हमारी एटॉमिक ऑर्बिटल आती है, 2s। तो 2s ये कंबाइन करती है टू फॉर्म 2 more molecular orbitals, ठीक है। 2s तो ये है हमारी सिग्मा 2s और ये है सिग्मा स्टार 2s, ठीक है। तो एक बॉन्डिंग, फिर एंटी बॉन्डिंग, फिर बॉन्डिंग, फिर एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। अब उसके बाद आती है हमारी 2p, ठीक है। अब 2p के अंदर होती हैं 3 एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ठीक है। 2px 2py 2pz, ठीक है। एक बार मैं बना रहा हूँ, ठीक है। लेट्स से कि हमारे एक एटम की 2px 2py 2pz और दूसरे एटम की 2px 2py 2pz, ठीक है। 2px 2py 2pz, ठीक है। और सेम यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे एक बार मान लो कि जो उनसे हमारे px और py ऑर्बिटल्स हैं वो पाई बॉन्ड बना रही है और जो pz ऑर्बिटल है वो हमारी सिग्मा बॉन्ड बना रही है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा दिखता है, ये दोनों सेम लेवल पे होते हैं, ठीक है। तो इनको आप लोग कैसे लिख सकते हो, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि आप ये मान लो कि जो उनसे हमारे 2px और 2py है वो पाई बॉन्ड बनानी है, तो इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को हम कैसे लिखेंगे, पाई 2px और ये पाई 2py, ठीक है। और ये सिग्मा 2pz, ठीक है। और अब ये दोनों, ठीक है, जैसे अभी हम लोगों ने p ऑर्बिटल्स का केस पढ़ रहे हैं, यहाँ पर हम लोगों ने लिख ली सारी की सारी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ऊपर एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। अब पहले पाई 2px और पाई 2py, यहाँ पर पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py, ठीक है। और ये सिग्मा स्टार 2pz, ठीक है। ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है हमारे उस केस का जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेस देन या फिर इक्वल टू 14 होंगे, ठीक है। अब अगर मान लो आप कोई भी केस ले लेते हो,
जैसे आप हाइड्रोजन ही ले लेते हो, ठीक है। अब हाइड्रोजन में तो लेस देन इक्वल टू 14 ही है, खैर यहाँ तक बात आएगी नहीं, तो या फिर आप यहाँ पर ये सिग्मा वन के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दोगे हाइड्रोजन के लिए। अब अगर मान लो आप N2 का केस लेते हो, उसके अंदर कितने हैं 14 इलेक्ट्रॉन्स, उन्हें कैसे फिल करोगे कि अगर मान लो पहले एक नाइट्रोजन है, यहाँ पर एक नाइट्रोजन के एटॉमिक ऑर्बिटल रिप्रेजेंट हो रखी है, यहाँ पर दूसरे नाइट्रोजन के एटॉमिक ऑर्बिटल रिप्रेजेंट हो रखी है, और बीच में ये दोनों जो कंबाइन कर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनानी है, ठीक है। तो सबसे पहले नाइट्रोजन की अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो कैसी होती है 1s2 2s2 2p3, ठीक है। ऐसे ही फिल कर दो दोनों कि 1s2 2s2 और 2p3, जैसे आप लोग नॉर्मली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, ठीक है। यहाँ भी 1s2 2s2 2p3, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए 14। अब जैसे आप लोगों ने एटॉमिक ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स फिल किए, वैसे ही आप लोगों को मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं, सारे के सारे वो रूल्स फॉलो करते हुए, जैसे कि पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, हंस रूल और ऑफ्को प्रिंसिपल, ठीक है। तो सबसे पहले सिग्मा वन के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 9 10 11 12, जैसे ये दोनों डिजेनरेट है तो पेयरिंग बाद में होगी, ठीक है, और 13 14, ठीक है। तो ऐसे हम लोगों ने इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स फिल कर लिए, ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के अंदर, कि सिग्मा 1s के अंदर 2, सिग्मा स्टार 1s के अंदर 2, ठीक है, सिग्मा 2s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा स्टार 2s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, पाई 2px के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, पाई 2py के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स, और सिग्मा 2pz के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब देख सकते हो 2 2 4 6 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है। तो 14 इलेक्ट्रॉन हमारे फिल हो चुके हैं, ठीक है। अगर मान लो 15th इलेक्ट्रॉन होता तो वो थोड़ा और ऊपर जाता, ठीक है। तो ऐसे आप लोगों को मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाना है, ठीक है। ऐसे अगर मान लो आपके पास कोई भी केस आता है, जैसे लेट्स से आप लोगों के पास B2 आ गया, अब उसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे, ठीक है। तो वैसे ही लाइन वाइज 10 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर देना, वेरी सिंपल, ठीक है। अब अगर मान लो इसमें आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की एनर्जी का ऑर्डर देखो, वो कैसे देखोगे, ऐसे, ठीक है, नीचे से ऊपर एनर्जी बढ़ रही है, तो सबसे ज्यादा सबसे कम एनर्जी सिग्मा 1s, उसके बाद सिग्मा स्टार 1s, उसके बाद सिग्मा 2s, उसके बाद सिग्मा स्टार 2s, उसके बाद पाई 2px और पाई 2py की एनर्जी तो सेम है, दोनों डिजेनरेट है, ठीक है। उसके बाद सिग्मा 2pz, उसके बाद पाई स्टार 2px जिसकी एनर्जी सेम है पाई स्टार 2py से, एंड उसके बाद सिग्मा स्टार 2pz। तो होप सो आप लोगों को इतना समझ आ गया होगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। जब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लेस देन या फिर इक्वल टू 14 है, तो हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम कुछ ऐसा बनाएंगे और ऐसे हम इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करेंगे, ठीक है। अब मैंने जैसे आप लोगों को बताया कि ये वाला केस है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेस देन या फिर इक्वल टू 14। अगर मान लो मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कर दूं ग्रेटर देन 14, अगर मान लो आप O2 का केस लेते हो, अब एक ऑक्सीजन एटम के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 ऑक्सीजन एटम O2 मॉलिक्यूल के अंदर होते हैं 16 इलेक्ट्रॉन। अब आप उसमें ये वाला केस नहीं लगा सकते, ठीक है। जैसे 1s और 2s है, उसमें तो फिलिंग ऐसी करोगे, लेकिन जब आप 2p ऑर्बिटल आएगा, जैसे यहाँ पर आप लोगों ने कैसे फिलिंग करी है, ठीक है, कि 2px और 2py पाई वाले पहले आए हैं और 2pz बाद में आए ऊपर है एनर्जी में, ठीक है। अब यहाँ पर केस बदल जाएगा जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन 14 हो जाएंगे, ठीक है। बस ये दोनों रिवर्स कर दो, ठीक है। कि यहाँ पर सबसे पहले नीचे आएगा सिग्मा 2pz और ऊपर आएंगे पाई 2px और पाई 2py, ठीक है, सिग्मा 2pz, ठीक है। एक सेकंड, ठीक है। ये वाला केस है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ग्रेटर देन 14, ठीक है। बहुत बेसिक सा डायग्राम है, ठीक है, याद रख लो, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेस देन 14 है तो केस कुछ ऐसा बनेगा 2 1 2 1, ठीक है, कि सबसे पहले 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आई, फिर 1 फिर 2 फिर 1, ठीक है, ऐसे याद रख लो।
और अगर मान लो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन 14 है तो बनेगा 1 2 2 1, ठीक है। ये सबसे पहले एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आएगी, फिर दो, फिर दो, फिर एक, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ बस जो जब 2p की एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होती हैं तभी डिफरेंस आता है, जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन या फिर लेस देन 14 हो, ठीक है। तो होप सो आप लोगों को मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम समझ आ गया होगा। बेसिकली बहुत सिंपल है कि हमें इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी है, जैसे हम लोग एटॉमिक ऑर्बिटल्स में करते थे वैसे हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में करनी है। और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की एनर्जी कैसे होगी, किसकी एनर्जी कम होगी, किसकी ज्यादा होगी, वो हमें बताता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, ठीक है। अब इस डायग्राम से ही आप लोग एनर्जी का ऑर्डर बना सकते हैं, ठीक है। अब जैसे इस केस में जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन 14 हो गए तो सिग्मा 2pz की एनर्जी की वैल्यू कम हो गई, ठीक है। तो ये एनर्जी का ऑर्डर है, ठीक है। तो होप सो आप लोगों को मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम समझ आ गया होगा। ऐसे ही आप डिफरेंट केसेस के लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बना सकते हो, O2 के लिए, N2 के लिए, B2 के लिए, और उसके काफी ज्यादा बेनिफिट्स भी हैं, ठीक है। तो क्या क्या इसकी एप्लीकेशंस हैं वो भी हम लोग स्टडी करते हैं, तो इतना नोट कर लीजिए तब तक और आगे चलते हैं। तो गाइस अभी आप लोग अपनी स्क्रीन पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम देख पा रहे होंगे, ठीक है। एक केस है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेस देन इक्वल टू 14, एक ग्रेटर देन 14, ठीक है। थोड़े सुंदर सुंदर मैंने बनाए हुए हैं, ठीक है। आप लोग इन्हें ड्रॉ कर लीजिए या फिर इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। होप सो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम कैसे बनाते हैं आप लोगों को समझ आ गया होगा, ठीक है। अब चलिए अब हम पढ़ते हैं इसकी कुछ एप्लीकेशंस, ठीक है। जैसे कि हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या बताती है, ठीक है। ये हमें बॉन्ड ऑर्डर के बारे में बताती है, बॉन्ड की स्टेबिलिटी के बारे में बताती है, ठीक है। और मैग्नेटिक नेचर के बारे में बताती है, बॉन्ड लेंथ के बारे में बताती है, ठीक है। अब ये सब हमें कैसे बताती है, चलिए वही देखते हैं। तो गाइस चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं कुछ एप्लीकेशंस हमारी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की, ठीक है। अब सबसे पहली एप्लीकेशन आती है हमारी बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है आप लोगों को शायद पता होगा, फिर भी बता देता हूं। नंबर ऑफ केमिकल बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम्स। सिंपल, दो एटम्स के बीच में कितने बॉन्ड बन रहे हैं वो हो गया हमारा बॉन्ड ऑर्डर। जैसे कि आप लोगों को पता है एक नाइट्रोजन है, दो नाइट्रोजन के एटम्स जब N2 मॉलिक्यूल बनाते हैं तो उनके बीच में 3 बॉन्ड्स बनते हैं, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर है 3। अब अगर आप ऑक्सीजन का केस लो O2 का, इसका बॉन्ड ऑर्डर होता है 2, आप लोगों को पता ही है ना, ठीक है। अब जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, इन सब के केसेस तो आप लोगों को पता है, आप इनका बॉन्ड ऑर्डर आराम से फाइंड कर लोगे, ठीक है। पता है आप लोगों को इनका बॉन्ड ऑर्डर कि हाँ कितने बॉन्ड्स बनेंगे, ठीक है। बट अगर मान लो आपके पास कोई भी मॉलिक्यूल आ गया, अब उसका बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालोगे वो हमें बताती है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इसका एक फॉर्मूला देती है हमारी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ठीक है। वो क्या फॉर्मूला है, वो है 1/2 NB माइनस NA। अब NB क्या है बताता हूँ, Na क्या है वो भी बताता हूँ, ये है, बट याद रखना ये है बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला, ठीक है। इस फॉर्मूले से आप बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हो किसी भी मॉलिक्यूल का, या फिर एक ट्रिक है वो मैं आपको भी बताता हूँ, ठीक है। तो इस फॉर्मूले में NB है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। उसे मैं BMO से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और Na है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। अभी जैसा आप लोगों ने देखा, हम लोगों ने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाया, ठीक है। n ग्रेटर देन 14 या लेस देन इक्वल टू 14 दो केसेस बनाए। अब उसमें हमारी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स भी आ रही थी, एंटी बॉन्डिंग भी आ रही थी, ठीक है। अब जो हमारी स्टार वाली होती थी उनको हम एंटी बॉन्डिंग बोल रहे थे, ठीक है। अब जैसे आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने जैसे नाइट्रोजन का N2 का केस देखा भी, उसमें हमने इलेक्ट्रॉन्स फिल करके दिखाए, जैसा कि आप लोगों ने देखा, ठीक है। अब जैसे जैसे हम इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे हमारी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर और कुछ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे हमारी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर, ठीक है। अब उनको हमें काउंट करना है और इस फॉर्मूला में डालना है और हमारे पास बॉन्ड रह जाएगा, ठीक है। अब मैं इसका आपको सिंपल से एग्जांपल बताता हूँ। सबसे पहले जैसे हाइड्रोजन लेता हूँ, ठीक है, 1s बहुत बार बना लिया, H2 तो है ना, ठीक है। और एक उसकी होगी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एक होगी एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। अब ये वाला केस वैसे है तो लेस देन इक्वल टू 14 वाला ही, H2 के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। लेकिन इसमें मुझे अब इतना बड़ा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाने की नीड नहीं है, क्योंकि इसमें 1s ऑर्बिटल के अंदर ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इतने से काम हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे हम लोगों ने फिलिंग कर ली, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिल करते हैं मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है।
तो अब इसमें बॉन्ड ऑर्डर में कैसे निकालूंगा 1/2। अब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं सिग्मा 1s 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एंटी बॉन्डिंग के अंदर कोई है ही नहीं 2 - 0, तो सोल्व करेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर रहेगा 1, और आप लोगों को पता ही है कि हाइड्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर वैसे ही 1 ही होता है, ठीक है, सो नोट इट, ठीक है। तो ऐसे आप लोग बॉन्ड ऑर्डर किसी भी मॉलिक्यूल का फाइंड कर सकते हो, ठीक है। बस आप लोगों को क्या करना है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाना है, उसकी फिलिंग करनी है। अब जितने इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में है जितने एंटी बॉन्डिंग में है दोनों को माइनस कर दो और 2 से डिवाइड कर दो, आप लोगों के पास बॉन्ड ऑर्बिटल का फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। बट जैसे अभी आप लोगों ने H2 का केस देखा, ये तो छोटा सा केस है, हम लोगों ने बना लिया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, ठीक है। बट वैसे आप लोगों ने देखा कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम हमारा कितना बड़ा था, ठीक है। अब बार बार बनाने का मन ना करें तो इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक भी है बॉन्ड ऑर्डर की, वो देख लीजिए क्या है, ठीक है, बहुत सिंपल है। ठीक है, वो ट्रिक ये कहती है कि अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 है नाइट्रोजन के केस में, तो बॉन्ड ऑर्डर होगा 3, ठीक है। अब अगर मान लो ऐसे इससे आप नीचे जाइए 15, 16, 17, 18, 19, अब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो मॉलिक्यूल में कितने भी हो सकते हैं ना, और ऊपर जाइए 13, 12, 11, 10, ठीक है, 9 भी, ठीक है। तो दोनों साइड ना हाफ हाफ माइनस करते जाइए, ठीक है। जैसे 15 में नीचे 2.5, अगर मान लो 15 इलेक्ट्रॉन्स हुए, अगर 16 इलेक्ट्रॉन हुए तो बॉन्ड ऑर्डर होगा 2, अगर 17 इलेक्ट्रॉन हुए तो बॉन्ड ऑर्डर होगा 1.5, अगर 18 इलेक्ट्रॉन हुए किसी मॉलिक्यूल में तो बॉन्ड ऑर्डर होगा 1, 19 हुए तो होगा 0.5, 13 होगा तो अब इस साइड से दोबारा माइनस करते रहिए 0.5, ठीक है। 12 हुए तो बॉन्ड ऑर्डर होगा 2, 11 हुए तो बॉन्ड ऑर्डर होगा 1.5, 10 हो गए तो बॉन्ड ऑर्डर होगा 1, ठीक है। ऐसे अगर 9 इलेक्ट्रॉन्स होंगे किसी भी मॉलिक्यूल में तो उसका बॉन्ड ऑर्डर होगा 0.5, ठीक है। तो इसमें जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि बॉन्ड ऑर्डर डेसिमल में भी आ रहा है, तो ये वाला पॉइंट याद रखना कि बॉन्ड ऑर्डर कैन बी इन डेसिमल, ठीक है। ये नहीं है कि एक बॉन्ड ऑर्डर एक पूरा पूरा नंबर ही होगा, ठीक है। जैसे कि मान लो अगर आपके पास कोई भी अगर हाफ NB माइनस एन फॉर्मूला लगाता हूँ कि अगर आपके पास नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स लेट्स से आप लोगों के पास हैं कितने मानते एक बार तो एग्जांपल ही 7 है, और एंटी बॉन्डिंग है आप लोगों के पास लेट्स से 4, तो 7 - 4 3, तो बॉन्ड ऑर्डर 1.5 आ सकता है, ठीक है। तो ऐसे ही बॉन्ड ऑर्डर डेसिमल में हो सकता है, ठीक है। और आप बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालोगे, ठीक है, इस ट्रिक से याद रख लो, ठीक है। अब नाइट्रोजन के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं और उसका बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है, इतना तो आपको याद ही है। बस अब दोनों साइड हाफ हाफ माइनस करते जाइए, ठीक है, सो सिंपल। तो गाइस अब हम बॉन्ड ऑर्डर से बॉन्ड लेंथ के बारे में भी बता सकते हैं। कैसे? जो हमारी बॉन्ड लेंथ होती है, ठीक है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड ऑर्डर के। मतलब कि जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर उतनी कम बॉन्ड लेंथ, ठीक है। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि एक कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, एक कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। अब सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ होती है कार्बन कार्बन सिंगल, देन कार्बन कार्बन डबल, देन कार्बन कार्बन ट्रिपल, ठीक है। अब जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है बॉन्ड लेंथ कम होती है, ठीक है। तो जैसे कि एक और एग्जांपल लेता हूं मैं, O2 प्लस O2 माइनस एंड O2, ठीक है। अब O2 क्या है? 16 इलेक्ट्रॉन वाली स्पीशीज मॉलिक्यूल है ना। अब O2 माइनस यानी कि 16 के अंदर एक इलेक्ट्रॉन और ऐड हो गया, ठीक है, नेगेटिव चार्ज, तो 17 इलेक्ट्रॉन्स, और O2 प्लस में 16 में से एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया यानी कि 15 इलेक्ट्रॉन्स की स्पीशीज, ठीक है। अब 16 इलेक्ट्रॉन्स है, अब इस ट्रिक से देखिए, ठीक है, बॉन्ड नंबर क्या है इसका 2, 17 है, बॉन्ड नंबर क्या है 1.5, और 15 है तो बॉन्ड नंबर क्या है 2.5, ठीक है। अब सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर है इसमें O2 प्लस का, तो सबसे कम बॉन्ड लेंथ होगी O2 प्लस की, उससे ज्यादा बॉन्ड लेंथ होगी हमारे O2 की, और सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ होगी O2 माइनस की, क्योंकि उसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम है, ठीक है। तो होप्स तो आप लोगों को इतना समझ आ गया होगा बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ के बारे में, ठीक है। अब जो सा हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है वो हमें बॉन्ड की स्टेबिलिटी के बारे में भी बताती है, ठीक है, कि हमारा कोई भी मॉलिक्यूल कितना स्टेबल बनता है, ठीक है। अगर मान लो नंबर ऑफ बॉन्डिंग एटम्स, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ज्यादा है नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग से, ठीक है, Nb इज ग्रेटर देन Na,
ठीक है, मतलब जितने इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग मोलिक्यूल ऑर्बिटल में जा रहे हैं वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू एंटी बॉन्डिंग, तो जो हमारा मोलिक्यूल है वो स्टेबल बनता है। बट अगर नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग ज़्यादा है नंबर ऑफ बॉन्डिंग से, तो जो हमारा मोलिक्यूल है वो अनस्टेबल बनता है। ठीक है, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गोइंग इन बॉन्डिंग अगर इक्वल है नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग के, तो भी जो हमारा मोलिक्यूल है वो अनस्टेबल बनता है। ठीक है, ठीक है, यानी कि इस केस में मोलिक्यूल बनेगा स्टेबल, और अगर नंबर ऑफ बॉन्डिंग इज लेस देन या फिर इक्वल टू नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, तो हमारा मोलिक्यूल अनस्टेबल बनेगा। ठीक है, चलिए इसको एग्जांपल से बताता हूँ। ठीक है, कैसे, जैसे अगर आपने H2 का केस पढ़ा था, ठीक है, उसके लिए आपने बनाई मोलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। ठीक है, ठीक है, 1s, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन फिल किए और यहाँ पे आपका बॉन्ड और ड्राई बन गया। ठीक है, यानी कि इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड बन सकता है। अगर मैं हीलियम लेता हूँ, ठीक है, अब एक हीलियम एटम के अंदर ही 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 4। अगर H2 का केस लेता हूँ, सॉरी, ठीक है, तो 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। और आप लोगों ने H2 देखा होगा, कभी H2 देखा नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये एग्जिस्ट नहीं करता और ये अनस्टेबल होता है। ठीक है, कैसे, अब इसी समझते हैं। ठीक है, इसमें भी 1s बनेगी। ठीक है, 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, इस 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन 4 है ना, एक सिग्मा स्टार, 4 इलेक्ट्रॉन फिल कर दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स इक्वल है नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग के, और इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा, 1/2 Nb जो है 2, Na वो भी है 2, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर आएगा 0। ठीक है, जिसकी वजह से ये वाला मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता और ये काफी अनस्टेबल होता है। आप लोग खुद देख सकते हो, इसका बॉन्ड ऑर्डर 0 है, इनके बीच में कोई बॉन्ड ही नहीं बनेगा 2 हीलियम एटम्स के बीच में। ठीक है, तो इस तरह से जो हमारी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है वो हमें किसी मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी के बारे में भी बताती है। ठीक है, तो होप सो आप लोगों को ये वाला केस समझ आ गया होगा, इतना नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। तो गाइस, अभी जब हम लोगों ने लेक्चर की स्टार्टिंग करी थी, एक बात बताई थी मैंने कि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है वो हमें बताती है कि O2 जो है वो हमारा पैरामैग्नेटिक है। ठीक है, और जो VBT जिसे डायमैग्नेटिक कह रही थी, है ना, तो वो कैसे हमें मैग्नेटिक नेचर पता चलता है वो देखते हैं। ठीक है, अगर मान लो आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बना रहे हो, तो जो जितने भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है, या तो उनके अंदर एक इलेक्ट्रॉन हो सकता है या 2 हो सकते हैं। ठीक है, अगर सारी की सारी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स डब्ल्यू ऑक्यूपाइड है, बेसिकली सारी की सारी पेयर्ड है, तो हमारा कंपाउंड होगा डायामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक होता कौन सा था, जो रिपेल होता था मैग्नेटिक फील्ड में। ठीक है, ये सब तो आपको याद ही है। और अगर आपकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स एक भी, ठीक है, एक से ज्यादा कोई भी अगर सिंगली ऑक्यूपाइड है, ठीक है, यानी कि अनपेयर्ड है, ठीक है, तो जो हमारा मॉलिक्यूल होगा वो होगा पैरामैग्नेटिक। और पैरामैग्नेटिक कौन से होते थे, जो अट्रैक्ट होते थे मैग्नेटिक फील्ड में। ठीक है, डब्ल्यू ऑक्यूपाइड यानी कि पेयर्ड। अब जैसे हम लोगों ने O2 का केस पढ़ा था, ठीक है, अब O2 हम लोगों ने कहा था कि डायमैग्नेटिक है VBT के अकॉर्डिंग, बट एक्सपेरिमेंट की हमने देखा कि वो पैरामैग्नेटिक है। अब ये बात हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कैसे बताती है, देखिए। अब O2 है, उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ग्रेटर देन 14 है, 16 है, तो उसके लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाइए। ठीक है, वो कुछ ऐसा दिखेगा कि सबसे पहले 1s, ठीक है, देन 2s, अब उसके बाद 2p, ठीक है, तो मान लो मैं ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, 1 2 2 1 ना, होप्स आप लोगों को दिख रही होंगी ऑर्बिटल्स। ठीक है, कुछ ऐसी ही है। ठीक है, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे। ठीक, तो सबसे पहले अब O2 है, एक ऑक्सीजन एटम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 8, तो फिर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, और दूसरे के अंदर भी 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो फिल कीजिए इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है। अब ये दोनों डिजनरेट हैं तो पहले फिल करेंगे ऐसे 15 16, ठीक है। पेयरिंग बाद में करेंगे ना, डिजनरेट है। तो अब यहाँ पर आप क्या देख सकते हो कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सिंगली फिल्ड हैं, O2 के केस में 16 इलेक्ट्रॉन है जिसमें, ठीक है। अब अगर सिंगली फिल्ड है यानी कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है तो ये हमारा मॉलिक्यूल होगा पैरामैग्नेटिक। ऐसे हमें मैग्नेटिक नेचर एक्सप्लेन किया था हमारी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने, ठीक है। ये बात हम लोगों ने तब भी सुनी थी जब हम लोगों ने वीपीटी पढ़ी थी, उसकी लिमिटेशंस पढ़ी थी कि O2 डायमैग्नेटिक वीपीटी के अकॉर्डिंग लग रहा था, बट ये एक्सपेरिमेंटली पैरामैग्नेटिक पाया गया और वो हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, ठीक है। अब ऐसा कोई भी आप एटम या कोई भी मॉलिक्यूल ले सकते हो, अगर आप N2 लोगे, जब उसकी आप फीलिंग करोगे तो आप देखोगे कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड आते हैं, तो N2 हमारा डायमैग्नेटिक आता है, ठीक है। जैसे O2 हमारा पैरामैग्नेटिक आया, ठीक है। तो होप सो आप लोगों को ये वाली बात समझ आ गई होगी कि जो हमारी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है वो हमें डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक नेचर कैसे बताती है, ठीक है। अब अगर मान लो मैं कोई ट्रिक बताऊं इसकी कि अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर आपके पास ऑड है, ठीक है, और 10 है या फिर 16 है तो आपका मॉलिक्यूल होगा पैरामैग्नेटिक। बट अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके पास इवन है एक्सेप्ट, अब उसमें आपको 10 और 16 को निकालना पड़ेगा, 10 और 16, तो आपका मॉलिक्यूल होगा डायमैग्नेटिक, ठीक है। तो एक ट्रिक है वेरी सिंपल, बस इतना आप लोगों को याद रह जाएगा ना कि पेयरिंग है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इवन होने चाहिए, बस उसमें से 10 और 16 निकाल दो और वो होंगे आपके डायमैग्नेटिक, और अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑड है उसमें 10 और 16 और ऐड कर दो तो वो होंगे हमारे पैरामैग्नेटिक कंपाउंड्स, ठीक है। बाकी आप इस ट्रिक से भी मैग्नेटिज्म फाइंड कर सकते हो या फिर आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम पूरा बना लीजिए, ठीक है। और अगर मान लो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं तो वो हमारा मॉलिक्यूल होगा पैरामैग्नेटिक, अगर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं यानी कि डब्ल्यू ऑक्यूपाइड है तो हमारा मॉलिक्यूल होगा डायमैग्नेटिक, ठीक है। तो होप सो आप लोगों को मैग्नेटिक नेचर के बारे में पता चल गया होगा, समझ आ गया होगा कि हम कैसे किसी भी कंपाउंड में मैग्नेटिक नेचर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इतना नोट कर लीजिए, आगे चलते हैं। तो गाइस जैसा कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं मैंने यहाँ कुछ मॉलिक्यूल्स लिए हुए हैं, ठीक है। अब अगर आप इनके अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करो, CO के अंदर कितने होंगे, 6 कार्बन के पास, 8 ऑक्सीजन के पास, तो टोटल इलेक्ट्रॉन 8 + 6 14। अब NO के पास टोटल इलेक्ट्रॉन होते हैं 15, NO+ के पास कितने होंगे 7 नाइट्रोजन के पास और 8 ऑक्सीजन के पास, और एक हमने निकाल दिया तो 14 ही होंगे, ठीक है। O2 के पास होंगे 16 इलेक्ट्रॉन्स, O2 के पास होंगे कि O2 के पास 16 है तो 2 और ऐड कर लीजिए 18 इलेक्ट्रॉन्स, O2- के पास होंगे 17 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ऐसे आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी मॉलिक्यूल में फाइंड कर सकते हो, ठीक है। जितना नेगेटिव चार्ज उतने इलेक्ट्रॉन ऐड कर देना, ठीक है। और इसका मैग्नेटिक नेचर अगर मैं आपसे पूछूं तो अगर 14 है इवन इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये होगा डायमैग्नेटिक, इसके अंदर और इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये होगा पैरामैग्नेटिक, इसमें फिर इवन इलेक्ट्रॉन्स तो ये भी डायमैग्नेटिक, इसके अंदर इवन इलेक्ट्रॉन्स हैं तो होना डायमैग्नेटिक चाहिए, बट अभी हम लोगों ने पढ़ा कि अगर ऑड हो 10 हो या 16 हो तो हमारा मॉलिक्यूल होता है पैरामैग्नेटिक, ठीक है। N2 ठीक है। अब इसके अंदर आ गए हैं दोबारा इवन इलेक्ट्रॉन्स तो ये होगा डायमैग्नेटिक, ठीक है। 17 इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो ये होगा पैरामैग्नेटिक। ऐसे अगर मान लो मैं B2 लेता हूँ, ठीक है, B2 के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 10, तो ये भी होगा पैरामैग्नेटिक जैसा कि अभी हम लोगों ने यहाँ देखा, ठीक है। तो होप सो आप लोगों को इतना समझ आ गया होगा, ठीक है, इतना नोट कर लीजिए, आगे चलते हैं। तो गाइस चलिए अब हम कुछ मॉलिक्यूल्स के मॉलिक्यूलर डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। डायग्राम मैंने बनाया हुआ है, ठीक है, थोड़ी फिलिंग करते हैं इसकी, ठीक है। जैसे ये 1s 2s, ठीक है, ये 2p वाली होगी, ठीक है। लेवल कर लेना यार, ठीक है। क्या चलो कर ही देता हूँ, सिग्मा 1s सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 1s सिग्मा स्टार 2s, ठीक है। ऐसे ही पाई 2px पाई 2py सिग्मा 2pz पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py एंड सिग्मा स्टार 2pz, ठीक है। अब अगर मान लो मैं आप लोगों को देता हूँ N2, ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन है 14, फिल करो, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14, ठीक है। अब इसके बारे में आप लोग क्या फाइंड कर सकते हो, जैसे अभी हम लोगों ने काफी एप्लीकेशंस पढ़ी कि सबसे पहले कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो ये डायमैग्नेटिक, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करते हैं, मजा आएगा, ठीक है। वो होगा हाफ NB नंबर ऑफ बॉन्डिंग फाइंड करो कितने हैं, 2 + 2 4, और ये सारे के सारे बॉन्डिंग है 10, ओके 10 बॉन्डिंग। और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 1 2 3 4, सिर्फ 2, सॉरी सिर्फ 4, ठीक है। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर रहेगा 3, और N2 आपको पता होता भी 3 है, और हमने ट्रिक से भी देखा था, ठीक है। अब हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम हमने बना लिया, ठीक है। अब हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे पहले हम एटॉमिक ऑर्बिटल कैसे लिखते थे, 1s2 2s2, ठीक है। अब इसमें हमारी ऑर्बिटल्स कौन सी हैं, सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अब N2 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं मैं तो सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2, then pi 2p x2, then pi 2p y2, and then sigma 2p z2, ठीक है। तो ऐसे आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिख सकते हो, ठीक है। ऐसे अगर मान लो आप एक और डायग्राम बनाते हो, लेट्स से B2 का बनाते हो, ठीक है, B2 बनाते हैं, B2 के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 10, ठीक है। अब लेस देन इक्वल टू 14 ही है, तो हमारा डायग्राम ऐसा ही रहेगा, ठीक है, 2 1 2 1 वाला। तो 10 इलेक्ट्रॉन्स फिल करो, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, और 10 इलेक्ट्रॉन, और बाकी इलेक्ट्रॉन मैं निकाल देता हूँ, ठीक है, 10 इलेक्ट्रॉन फिल कर देते हैं, ठीक है। अब देख लो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो यहाँ पर इवन ही है, बट अब यहाँ पर पेयरिंग नहीं हो रही क्योंकि डीजेनरेट ऑर्बिटल्स आ गई ना, तो अब पेयरिंग नहीं हो रही, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, तो B2 हमारा होगा पैरामैग्नेटिक, और ये मैंने आपको ट्रिक में बताया भी था, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग डिवाइड बाय 2, बॉन्डिंग कितने हैं 1 2 3 4 5 6, और एंटी बॉन्डिंग उतने ही होंगे, तो 6 - 4 2, तो बॉन्ड ऑर्डर रहेगा इसका 1, ठीक है। और देख सकते हो कि नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आर ग्रेटर देन नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग, तो ये स्टेबल मॉलिक्यूल बनेगा, ठीक है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे ही, ठीक है, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2, ठीक है। बस pi 2px1 pi 2py1, और ये नहीं होगा, ठीक है, वेरी सिंपल। तो होप सो आप लोगों को B2 का केस भी समझ आ गया होगा, ठीक है। अभी हम लोगों ने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम N2 के बनाए, B2 के बनाए, ये केस थे लेस देन इक्वल टू 14, ठीक है। अब एक ग्रेटर देन इक्वल टू 14 वाला देख लेते हैं यार, O2, ठीक है। इसके अंदर होंगे इलेक्ट्रॉन 16, तो 16 इलेक्ट्रॉन बनाता हूँ, बट उससे पहले ये देख लीजिए, डायग्राम चेंज करना पड़ेगा ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर ग्रेटर देन 14 नाउ, तो यहाँ पर सिग्मा 2pz वाली ऑर्बिटल पहले आ जाएगी, ठीक है, सिग्मा 2pz, ठीक है। और ये वही pi 2px pi 2py, ठीक है। 16 इलेक्ट्रॉन्स फिल करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है। 16 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो चुके हैं, देख सकते हो, दो वन पेयर, जिसकी वजह से पैरामैग्नेटिक बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10। एंटी बॉन्डिंग कितने हैं, 1 2 3 4, और यहाँ भी है देखो 2 5 6, ठीक है। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर रहेगा 2, ठीक है। अब नंबर ऑफ बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग से ज्यादा है तो स्टेबल ही बनेगा, और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे ऐसे, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2, अब उसके बाद आता है सिग्मा 2pz, तो सिग्मा 2pz2, देन pi 2px2 pi 2py2, देन pi स्टार 2px1 एंड pi स्टार 2py1, ठीक है। ऐसे आप डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बना सकते हो, उनसे फाइंड कर सकते हो कि हमारा जो सा मॉलिक्यूल है वो डायमैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है, उसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप कैसे लिख सकते हो, मॉलिक्यूल हमारा स्टेबल है नहीं है, बॉन्ड लेंथ क्या है, ये हमें सब कुछ बताता है, ठीक है। तो इसलिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो है वो मेरी भी काफ़ी ज़्यादा फेवरेट है, ठीक है। अगर मान लो जैसे कि इसी थ्योरी में अभी एक एग्जांपल और ले लेता हूँ, मन कर रहा है O2 माइनस, ठीक है। अब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे 17, तो एक इलेक्ट्रॉन और फिल कर दीजिए, ठीक है।
अभी भी देख लीजिए एक इलेक्ट्रॉन हमारा अनपेयर्ड है तो हो गए पैरामैग्नेटिक की, तो इसमें अब एंटी बॉन्डिंग में एक और बढ़ गया इलेक्ट्रॉन, तो 10-7 और बॉन्ड ऑर्डर आता है इसका 1.5, ठीक है। ट्रिक से भी देखोगे तो O2 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर 1.5 ही आया था, ठीक है। और ऐसे ही आप लोग इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही आप लोग डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सब कुछ निकाल सकते हो यार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से। कितनी अच्छी थ्योरी है, एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाओ, सारी इन्फॉर्मेशन गैदर कर लो, ठीक है। सो होप सो आप लोगों को मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी समझ आई होगी, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। होप सो आप लोगों को मजा आया होगा। अब इसके बाद एक लेक्चर और होगा केमिकल बॉन्डिंग में, जिसमें हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो होप सो आप लोगों को मजा आया होगा। तो आप लोग यहाँ पर आए इसके लिए थैंक यू दिल से, ठीक है। मुझे पढ़ाकर काफी मजा आया और ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए यार, स्माइल करने में इससे कुछ नहीं जाता, ठीक है। स्माइल लाफिंग इज द बेस्ट मेडिसिन, है ना। सो बाय बाय, लव यू ऑल।